नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं जलील राठौर, सीनियर जर्नलिस्ट। जलील नमस्कार। भाई जो है हमारे चैनल पे आते रहे हैं, रात के कार्यक्रम में भी आते रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, जहाँ देर रात आना उनके लिए पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता है, खासे ठंड के दिनों में तो खास तौर पे। तो जलील भाई से हमने कहा कि जो है दिन में ही एक साप्ताहिक कार्यक्रम रखें और जलील भाई इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए, तुरंत तैयार हो गए। इतना प्यार करते हैं हमको जलील भाई। और आज से सोमवार से हम जो है एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जलील भाई के साथ, जो हर सोमवार जलील भाई हमारे साथ होंगे और देश की राजनीति पे बात करेंगे। केवल कश्मीर तक सीमित नहीं रहेंगे, केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे देश पर बात करेंगे। हम कि देश की राजनीति जो है किस तरह से चल रही है और देश की राजनीति आम आदमी को किस तरह से प्रभावित करती है। जलील भाई, आपका स्वागत है। और जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो जो नेशनल मीडिया है आजकल, तो ऐसे भी गटर मीडिया जो है वो अपने इंटरेस्ट में बात कर रहा है, आम आदमी उसके इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर की खबरें जो आती हैं बाहर निकल करके, उसमें ये आता है कि बड़े अच्छे हालात नहीं हैं, लोग वहाँ खुश नहीं हैं। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, 2 भाग में बाँट दिया गया, अब 3 भाग में बाँटने की बात की जा रही है, उसमें भी अलग-अलग किस्म के झगड़े हो रहे हैं। और जम्मू कश्मीर जो कभी हिंदुस्तान का सरताज हुआ करता था, लोग कश्मीर की बात करते थे और करते थे कि स्विट्जरलैंड हिंदुस्तान का है। हमारा देश जो है अगर कहीं स्वर्ग है तो यही कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है। लेकिन कश्मीर जो है जब भी चर्चा में आता है तो आतंकवादी हमलों के लिए चर्चा में आ रहा है, पैलेट गन के लिए चर्चा में आ रहा है कि किस तरह से जो सेना के लोग हैं वो वहाँ के आम निवासियों पर पैलेट गन चला रहे हैं। अभी पैलेट गन बहुत चर्चा में है, चूँकि पैलेट गन वहाँ चलाया गया, जंतर-मंतर पर कहा गया, और राहुल गांधी इसको लेकर के सवाल कर रहे हैं, गृह मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। और पैलेट गन का असर पहली बार जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग देख रहे हैं। आप जलील भाई किस तरह से देख रहे हैं जो जंतर-मंतर पर आंदोलन हुआ, उसका क्या असर है जम्मू कश्मीर में? हम बात यहाँ से शुरू करते हैं। अ, धनंजय भाई, आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं और आपके जो दर्शक हैं उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ये जंतर मंतर जो था ये 12 साल के बाद एक एक ऐसा तूफान है जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उम्मीदें मासूम हो रही थी और हर तरफ जो नाउमीदी का माहौल था, एक तारीकी छाई हुई थी। और उस दौरान एक रोशनी की किरण दिखाई दी कि जहाँ पे डर और खौफ के पर्दे को चाक करके ये हमारे जो जनजी या बच्चे हैं वो बाहर निकल आए और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह और बड़ी मुखरता के साथ अपना विरोध दर्ज किया। और इस तरह दर्ज किया कि शायद तारीख में, ये 12 साल की तारीख में अगर हम देखें तो किसान आंदोलन जो था वो बहुत बड़ा आंदोलन था और उसमें हजारों किसान शामिल थे और कितने महीनों तक वो बिल्कुल पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे डटे रहे। लेकिन तब भी हुकूमत को झुकाने में वो बुरी तरह पहले पहले नाकाम रहे, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिसमें महेंद्र सिंह टिकैत ने रोया और अपने गांव का पानी मांगा और उनके लिए पानी लेके, वो एक जज्बाती मैं मंजर था। महेंद्र और सिंह टिकैत के बेटे हैं वो। बेटे, हाँ, जी जी जी। जी। तो वो एक जज्बाती एक माहौल बन गया और उसके बाद किसानों के लिए भी एक अना का मसला बन गया और दोबारा से किसान जुट गए और उसके बाद हुकूमत को भी जुटना पड़ा और प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि शायद मेरी जो कोशिशें थी उसमें ही मेरे ही परिश्रम में कहीं कमी थी, जिसकी वजह से ये किसानों को ये पसंद नहीं आया और इसलिए ये कवानीन, जो 3 काले कानून थे, वो वापस लिए गए हैं। उसके बाद आप देखें कि ये जो स्टूडेंट जो होते हैं, ये ताकत का सरचश्मा होते हैं किसी भी मुल्क में, किसी भी कौम के लिए। जो वहाँ के तालिब इल्म होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं या जो मतलब जनजी जिसको कहें हम ओवरऑल, वो छात्र, वो एक ताकत होते हैं, ताकत का सरचश्मा होते हैं और वो एक नई नस्ल बहुत जज्बाती और गर्म खून की होती है और उनको अगर बिफर जाएँ तो सँभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो पेपर लीक्स का मामला था और उसके बाद जो अब की बार 22 बच्चों ने खुदकुशी की, कहीं न कहीं इसने
राइट थिंकिंग लोगों को झंझोड़ के रख दिया, और इसमें जो कॉन्शियस थी कई लोगों की जो हमारी तरह की सोच रखने वाले हैं, तो उनके लिए ये सबसे बड़ा करप्शन था। आप देखें कि कांग्रेस को हटाने के लिए अन्ना को मैदान में उतारा गया और करप्शन अगेंस्ट इंडिया का नाम लेकर एक ऐसी तहरीक शुरू की, भोले-भाले लोगों को इस तरह वर्गलाया गया उस टाइम, और उसी की बुनियाद पर जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो हमारे नेशनल लेवल पे वो चेंज हो गया। लेकिन अब जो भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी ऐसी शाख नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार की खबरें नहीं आती हैं, और बड़े पैमाने पे यहाँ तक कि आस्था के मामलात में भी, जहाँ आप वक्फ बोर्ड को एक तरह से नेशनलाइज करना चाहते हो या उस पे मतलब अंकुश लगाना चाहते हो, वही आप अपने इंस्टीट्यूशंस को जो आपके ज़ेर निगरानी है, वहाँ पे हिंदू, हमारे यहाँ 80% आबादी तो हिंदू ही है, और उनकी आस्था के साथ कितनी बड़ी चोट की जाती है। ये शायद एक ही जगह राम मंदिर में नहीं होता होगा, ये बाकी जगहों में भी होता है जो मंदिर की लूट है, लेकिन वो नज़रों के सामने नहीं आती थी। लेकिन चूँकि राम मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो जदीद दौर में इंडियन पॉलिटिक्स में हिंदुता का एक प्रतीक बन के रह गया, और प्रतीक बन गया, और उसकी कुछ लोगों की, बहुत से लोगों की आस्था इस तरह की उसके साथ वाबस्ता है कि वहाँ हजारों लोग जाते हैं और अपनी हार्ड अर्न्ड मनी वहाँ पे दान के तौर पे देती है, और उस वो पैसा कहाँ जाता है, वो भी अब देश के सामने सब कुछ है। लेकिन इसमें जो तफ्तीश करने की जरूरत है, इंक्वायरी करने की जरूरत है, उस पे भी पहरे बिठा दिए गए हैं कि कहीं न कहीं ये आँच जो है वो ऊपर तक न पहुँचे। तो इस तरह के जो मतलब हालात हैं, बेरोज़गारी है, और आप देखिए कि रुपये की कीमत कितनी गिरती, महँगाई कितनी है, और नौकरियाँ नहीं हैं, और इसी तरह के कई मामलात हैं जहाँ पे लोगों को दिन-रात मुश्किलों और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसके बाद ये एक ऐसा आंदोलन बच्चों ने किया कि जिसने सरकार को भी शायद गहरी नींद से जगा दिया। जो वो सरकार जो ये समझती थी कि हम किसी चीज़ को कुचल सकते हैं, किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से चलाने में सक्षम हैं। लेकिन उन्हें ये जो जंतर-मंतर पे हुआ, और उसके बाद सरकार को भी इस बारे में थोड़ा इल्म हुआ कि ये अब की बार ज़रा मामला मुख्तलिफ है, और अगर इस आग में ज़्यादा छेड़ने की कोशिश की गई तो वो छेड़-छाड़ पेट्रोल का काम करेगी, और ये आग दिल्ली की सड़कों से निकलकर पूरे मुल्क में उठ जाएगी, जाग जाएगी। और ऐसा हुआ भी, आपने देखा कि दिल्ली को छोड़ के, जंतर-मंतर को छोड़ के मुल्क के कई भागों में छात्र सड़कों पर निकल आए, एहतजाज किया, गोलियाँ खाई। तो दिल्ली में अगर पलटन के छर्रे खाए बच्चों ने, लेकिन और जगहों पे बिहार में उन्होंने गोलियां भी खाई। AK-47 जो खासकर मिलिटेंसी रिलेटेड और आर्मी ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है, उसकी गोलियां उन्होंने अपने सीने पर ले ली। तो ये जो है एक ऐसी परिस्थिति है जहां अब सरकार को भी एक ऐसे मकाम पर लाके खड़ा कर दिया है जहां पे वो मनमानी करने की पोजीशन में नहीं है। और अगर कोई भी और मसला हो, स्टूडेंट्स ने एक तरह से समझ लिया है कि हमारा पावर क्या है, और डेमोक्रेसी में उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या हैं, और उन हुकूक का इस्तेमाल करके वो अब किसी भी इशू को लेके एक तहरीक को जन्म दे सकते हैं। जी। जी, लेकिन जब जंतर-मंतर की हम बात करते हैं तो फिर दिखाई पड़ते हैं लद्दाख जो आपके जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको यही नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है यूनियन टेरिटरी बनाया, उसको तोड़ा और 2 टुकड़े बना दिए। अब तो कहा जा रहा है कि और टुकड़े किए जाने की बात की जा रही है। तो वहाँ के जो लद्दाख के जो हालाँकि तब तो 370 हटाए जाने के साथ खड़े थे सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक की बड़ी चर्चा हुई। लोगों ने कहा दूसरा अन्ना आ गया। हालाँकि उसको अगर गलत संदर्भ में लीजिएगा तो अन्ना का संदर्भ अलग था, सोनम वांगचुक को फिर भी अभी शुरुआत में लगा कि सोनम वांगचुक जो है वो वाक़ई जेनुइन तरीके से लड़ रहे हैं। 170 दिन वो जोधपुर सेंट्रल जेल में रह चुके हैं लद्दाख की लड़ाई लड़ते हुए। ऐसा बताया जाता है कि एनएसए लगा दिया गया। हालाँकि जो उनका रवैया उसमें साफ-साफ दिखाई पड़ता है कि कहीं न कहीं आरएसएस से वो कहीं न कहीं उनकी गाँठ या गर्भनाल जो है जुड़ा हुआ है, ऐसा दिखाई पड़ता है। उनकी पत्नी ने जो भी कहा, जो राहुल गांधी को लेकर के कहा, जो सनातन धर्म को लेकर के कहा, उसमें भी दिखाई पड़ता है। लोग कह रहे थे कि ये जो है, ये भी एक पार्ट बी है बीजेपी का, जैसे अन्य और इस तरह से हुआ ये। जम्मू कश्मीर के लोग
इस पूरे आंदोलन को, जो मैं पिछले सवाल में भी किया था और इस बार फिर कह रहा हूँ, कि जम्मू कश्मीर के लोग इस पूरे आंदोलन को, लद्दाख को, और जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है उसको किस तरह से देखते हैं, और क्या इस जंतर मंतर के आंदोलन से वो आशान्वित हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार अब बदलने वाली है, जम्मू कश्मीर का भाग्य बदलने वाला है? ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात और आंदोलन की बात है, यहाँ के लोगों को मालूम है, मैं खासकर कश्मीर की बात करूँगा क्योंकि फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। खासकर कश्मीर के लोगों की मैं बात करूँगा, उनको ये मालूम है कि कश्मीर एक प्रयोगशाला है और दिल्ली में जो होता है, वो कुछ और होता है और यहाँ जो होता है, वो कुछ और होता है। ये ऐसा कहने से मेरा मतलब ये है कि जहाँ कौमी सतह पे, नेशनल लेवल पे किसी चीज़ की बात आती है, कोई भी ऐसी डेवलपमेंट होती है, तो वो कश्मीर के लोग समझते हैं कि इसमें हमारा ना कोई रोल है, ना कोई हिस्सा है, इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भी आपने देखा, न सिर्फ ये कहना भी गलत होगा कि जो भी किया बीजेपी ने किया 2014 से के बाद या 2019 के बाद, जो उन्होंने 5 अगस्त को यहाँ 370 को हटाया, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को, यहाँ के हालात को, यहाँ के जो लोगों को खास हुकूक हासिल थे, उनके साथ छेड़छाड़ कांग्रेस के टाइम से ही, मैं तो कहूँगा कि 1953 में जब शेख अब्दुल्ला को, एक चुने हुए वज़ीर आज़म को, प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया, तब से ही उसकी बुनियाद डाली गई थी। और तब से वो मिसट्रस्ट का जो माहौल है, कश्मीर के लोग दिल्ली पे भरोसा नहीं करते हैं और दिल्ली के लोग भी उतना शायद कश्मीर के भरोसा नहीं करते हैं। तो ये ट्रस्ट का जो डेफिसिट है, ये शुरू से ही चलता आ रहा है। अब इस पर जो सबसे बड़ी चोट और सबसे जो मार जो पड़ी, वो 5 अगस्त 2019 को पड़ी, जब ये जो हमारा दफा आर्टिकल 370 370। और आर्टिकल आर्टिकल 35A, जो यहाँ के जी। लोगों को कुछ खास हुकूक हासिल थे, उनसे उनको वंचित किया गया। और वो किस तरह किया गया, क्या उसकी कोई कानूनी जवाजियत थी या नहीं थी, ये वो एक डिबेट का मसला है। लेकिन इतना है कि दफा 370 एक पुल की हैसियत से जम्मू कश्मीर और बाकी मुल्क के साथ एक जो इत्तेहाद था या इल्हाक था, जो एक्सेशन था, उसका एक बुनियादी मतलब बुनियाद था। जैसे कि हम एक इमारत बनाते हैं, तो नीचे उसके राफ्ट डालते हैं और उसके ऊपर बुनियाद खड़ा कर देते हैं। तो इस आर्टिकल 370 को एक्सेशन टू इंडिया में उसी बुनियादी उसी उसी बुनियाद की हैसियत हासिल थी। और जहाँ तक 35A है, ये कोई 370 वाला कानून के साथ लिया गया कानून नहीं है, या 47 में फॉर्म किया गया कानून नहीं है, बल्कि 1933 जो चौथा दशक था पिछली सदी का, उसमें महाराजा हरि सिंह ने यहाँ के लोगों को के हुकूक और यहाँ के लोगों के प्रॉपर्टी राइट्स और यहाँ के लोगों के रोजगार को बचाने के लिए ये आर्टिकल पास किया था, ताकि यहाँ के लोगों को बाहर के लोग आके उनके रोजगार या उनकी जो आइडेंटिटी है उसको प्रभावित न कर सके। लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात जो है, उस वक्त दफा 370 हटाने के वक्त ये कहा गया कि अब लोग, आप जमीनें वहां पे खरीद सकते हो, वहां के मतलब वहां के रिसोर्सेज पे आपका पूरा हक है। लेकिन वो जो कानून था, वो 35A था, दैट वाज नॉट 370। 370। 370 बिल्कुल ही अलग। 370 बिल्कुल। आर्टिकल 370 तो बिल्कुल अलग चीज है। वो यूनियन और कश्मीर को मिलाने वाली एक 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 धारा थी। यूनियन कश्मीर को यूनियन के साथ मिलाने वाली एक धारा थी। और कई कानूनदानों का मानना है कि वो अनब्रेकेबल था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिसके बाद वो डिसॉल्व हो गई थी। इसी तरह इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने इस आर्टिकल 370 को अडॉप्ट किया था, और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी जो है वो डिसॉल्व हो गई थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बगैर इस धारा को कोई ना हटा सकता है और ना ये कानूनदान जहां तक कहते हैं। लेकिन जो भी है, तो बीजेपी ये हटाने में कामयाब हो गई। उसमें उनको जुडिशरी का भी साथ मिला और नेशनल कॉन्शियंस का भी कुछ उसमें वो अमलो दखल रहा। आवाज। तो जी। ये चीज जो मैं आपसे कह रहा था कि अब इन्होंने एक प्रण लिया था, पहले से ही इन्होंने प्रण लिया था कि हम इस धारा को हटाएंगे। ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो इनका सिलेबस था, आरएसएस और बीजेपी का, उसका एक अहम चैप्टर था, उन्होंने कर दिया। और उसके बाद कश्मीर में तरह तरह के जो तजुर्बे किए जा रहे हैं, और मैं उसको कहूँगा कि प्रयोगशाला के तौर ही अब भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और जहाँ तक आपने सोनम वांगचुक की बात की, आप देखिए शुरुआत से ही
उनकी जो नजदीकियां थी वो बीजेपी से थी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के वक्त उन्होंने किस तरह की बधाइयां दी थी, और 370 हटाए जाने के वक्त किस तरह उन्होंने जश्न मनाया था और मिठाइयां बांटी थी। हाँ, हो सकता है लद्दाख के लोगों के साथ कोई भेदभाव हुआ हो, या जम्मू कश्मीर में कश्मीर के लोगों के साथ कोई भेदभाव है, या जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव है, लेकिन इस रियासत को जो कभी हजारों 1 लाख मुरब्बा मील से भी ज्यादा एरिया पे फैली हुई थी, टूटने का जश्न मनाना मेरे को लगता था एक नादान वाला स्टेप था। और अगर कुछ लद्दाख के बारे में ऐसी बातें हैं जो वो कह, हालांकि लोग कहते हैं कि लद्दाख को ऐसी ऐसी प्रिविलेज हासिल थी कि जम्मू या कश्मीर के लोग उसके बारे में ख्वाब में भी सोच नहीं सकते हैं। बहरहाल, ये 1933 में ही लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का कयाम एक सेपरेट माइंडसेट कायम करने का था, जो उस वक्त के राजा जिग्मे दादुल नामग्याल ने एक कश्मीरी पंडित सिरदर कौल के साथ मिलकर ये दाग बैल डाली थी 1933 में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की। उसके बाद ही ये सांप्रदायिक लेवल पे भी कुछ दूरियां आ गई रिश्तों में, और ये खटास चलते चलते इस मुकाम पे पहुंच गई जहां सोनम वांगचुक ने 370 की हटने की खुशियां मनाई, और उसके साथ ही उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के वक्त बीजेपी के साथ जो नजदीकियों का प्रदर्शन किया, वो ये बताता है कि वो कितनी नजदीक है आरएसएस की सोच और बीजेपी की सोच से। लेकिन जब लद्दाख को भी वो बिटर पिल मतलब टेस्ट करनी पड़ी कि वहां भी लोगों को कुछ नहीं मिला, वो जो सोच रहे थे अब स्काई इज द लिमिट, हम पता नहीं क्या हमें मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जब वहां उनको लगा कि अब हमारे रिसोर्सेज भी जेपटाइज हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद वहां पे भी एजिटेशन शुरू हुई, और उसको एकदम से हाईजैक करना किया इस सोनम वांगचुक ने। जिस तरह उसने मैं तो कहूंगा कि वो अन्ना हजारे टू है। तो जिस तरह हम्म। उन्होंने वहां पे अनशन पे बैठ गए, तो अनशन के बैठे बैठे पहले बोला कि ये ए पॉलिटिकल बात होगी, हम किसी सियासी जमात के असर रसूख में नहीं आएंगे, और न हमें उनकी मदद की या उनके सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन बाद में वो लेटे लेटे और मतलब भूख हड़ताल के दौरान उन्होंने राहुल गांधी को याद किया और कहा कि उन्हें तारीख कभी माफ नहीं करेगी। अरे भाई, राहुल गांधी आपको न्योता लेके गए थे कि आप आइए और यहाँ अनशन पे बैठिए। वो अपनी तहरीक अलग तरह से चला रही है। देश की सबसे पुरानी एक जमात है, जिस तरह बीजेपी है या कोई और जमात है, एक सियासी जमात है। नेशनल स्पेक्ट्रम पे इस जमात का अपना महत्व है और उसकी अपनी पॉलिसीज हैं। आपके जो पिताश्री है केजरीवाल, वो तो आ गए। ये केजरीवाल जी के साथ जो मतलब उनके रिश्ते, जो बाकी लोग हैं इस आंदोलन के जो ट्रिगर थे, उनके रिश्ते बताए जा रहे हैं कि केजरीवाल के साथ बहुत नजदीकी रहे हैं, और वो भी राहुल गांधी के आलोचक रहे हैं। तो आपको राहुल गांधी की क्या जरूरत है, अपने लोग तो आ गए। तो ये मैं समझता हूँ कि सोनम वांगचुक ने उसके बाद जिस तरह उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ी, और वो ऐसा भी कर सकते थे कि भूख हड़ताल तोड़ने को मानते और प्रशासन से कह सकते थे कि मुझे आंदोलन की जगह पे ले जाइए, वहां पे किसी छोटे से छोटे आंदोलनकारी के हाथ से मैं पानी पीऊंगा। लेकिन उन्हें हॉस्पिटल में गले में मालाएं, गमछे और वो केसरिया रंग के गमछे पहना के वो खुशी महसूस की, और उनको लगा कि मैं शायद अगर मैं वैसा करूंगा तो अपने जो लोग हैं ये और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। उसके बाद किताब बंद। वो आपको किसी भी जगह और कहीं भी अब जिस तरह की प्रताड़ना स्टूडेंट्स को सहनी पड़ती है, वहां पे आप सोनम वांगचुक को कहीं नहीं देखेंगे। तो एक जी। मरहला था, आ गया गुजर गया आंधी की तरह, मामला खत्म। जी। तो 2019 से खास करके, हालांकि ये बात करें तो हम तो 88, 89, 89 से 90 से जो चारा चला कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के भीतर जो हुआ, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, जिस तरह से उन्माद फैला, वो तो अपनी जगह है। लेकिन 370 के बाद एक और उन्माद वहां फैला है, एक आक्रोश बना, या कहिए निराशा भी, आक्रोश वो निराशा में भी बदल गया कि अब जो आपने शुरुआत में कहा कि दिल्ली पर भरोसा नहीं करते रहे जम्मू कश्मीर के लोग, कांग्रेस ने भी जो है कई नुकसान किए, जम्मू कश्मीर के जो वादे थे उसको तोड़े। अब जो है 370 खत्म हुए, 335 ए का जिक्र किया, उसको खत्म हुए 6-7 साल तो हो गए। तो एक तो ये भी मुझे बताइएगा एक आध दो लाइन में कि कितने लोगों ने जमीन बेची वहां और कितने लोगों ने खरीद लिया बाहरी लोगों ने। ये भी एक बड़ा दिलचस्प होगा जानना बाहर के लोगों को,
जो जम्मू कश्मीर के बाहर रहते हैं, जो सपना देख रहे थे, जिनको मंत्री जी सपना दिखा रहे थे कि अब तुम जम्मू कश्मीर में भी ज़मीनें खरीद सकते हो। अडानी जी का सहज प्रवेश हो गया होगा वहाँ। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो सरकार अमर अब्दुल्ला की सरकार आई, और इस सरकार के आने के बाद राहुल गांधी की यात्रा भी हुई कन्याकुमारी से कश्मीर तक की। इन तमाम चीजों का क्या असर पड़ा है? क्या कुछ वापस विश्वास लौटा है, या सबको लग रहा है कि बस नाटक चल रहा है, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, सब राजनीति है? नहीं, देश के जो राइट थिंकिंग लोग हैं उन पर यहाँ के लोगों का काफी भरोसा है। आप देखिए कि यहाँ पे जो पर्यटक लोग आते हैं, वो यहाँ पे ऑन कैमरा खुशी महसूस करते हैं ये बोलने के लिए कि यहाँ आकर उन्हें किस तरह की खुशी महसूस हुई, किस तरह की अपनाइयत महसूस हुई, और किस तरह वो एक सेफ माहौल में, जहाँ अगर उनके लाखों रुपए भी कहीं गिर जाए वो वापस मिलते हैं, उनको उनके आईफोन्स गिरे हैं कहीं तो वापस। अभी तक तो कोई ऐसी शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं है कि किसी पर्यटक की कोई चीज खो गई और उसको वापस नहीं मिली हो, और ये पब्लिक लेवल पे होता है। ये ऐसा नहीं है कि पुलिस में जाके वो रिपोर्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इन कामों में पेश है। अगर कहीं भी किसी टूरिस्ट को कोई भी नुकसान हो तो वो आपस में उस चीज को हाईलाइट करके मिनटों में या घंटों में इन चीजों को वो वापस दिलाते हैं और इन प्रॉब्लम को हल करते हैं। तो लोग यहाँ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देश के जो आम लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं, वो यहाँ आने में संकोच नहीं कर रहे हैं। हालांकि कहीं अभी हाल ही में एक बड़ी मैं कहूँगा कि एक बड़ी दर्दनाक वारदात हुई कुलगाम एरिया में। 2 जो माइग्रेंट लेबरर्स थे उनको मारा गया। तो यहाँ भी यहाँ के लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि इनोसेंट लोगों को क्यों मारा जा रहा है। एक ज़माना था कि जो मिलिटेंसी थी वो बेलगाम थी, अवेयर थी। यहाँ पे यहाँ पे ऐसे-ऐसे हालात भी हुए जहाँ पे इज़्ज़तदार लोगों की टोपियाँ, उनके सा ब ब दस्तार, साफ़े उतारे गए। ऐसा भी एक वक़्त आया कि जब इसमें ऐसे जो तत्व हैं, जो शैतानी तत्व हैं, इस मिलिटेंसी में शामिल हो गए, क्योंकि वो एक तूफ़ान बदतमीज़ी था। जब मैं 90s की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी शख्स, कोई भी लुटेरा, कोई भी ये क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला शख्स बंदूक हाथ में उठाया तो उसने लूट-मारी की। लेकिन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जब इन लोगों को सेग्रीगेट किया गया और कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने सरकारी मिलिटेंट बना दिया, इख़वान, जो जिन्होंने तहलका मचा दिया, जिन्होंने लोगों पे इतने ज़ुल्म-सितम ढा दिए कि जिसकी मिसालें आज भी दी जा सकती हैं, और कोर्ट्स में कई केसेस चल रहे हैं जहाँ उन्होंने इनोसेंट शहरियों को ये इंसर्जेंसी का एक वो टेक्निक ही होता है कि सरकारी सतह पे भी फिर उन लोगों को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ख़ैर हम इसमें डीप नहीं जाएँगे, लेकिन ये है कि मनमोहन सिंह के टाइम में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में हालात आहिस्ता-आहिस्ता वापस डगर पर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह मिसहैंडल किया गया कश्मीर को, और जिस तरह से 2019 में कि किसी भी कश्मीरी के वहम-गुमान, लीडरशिप को, न आम लोगों को ये वहम-गुमान में था कि एक पूरी एक चट्टान, एक 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 ऐसी चट्टान जो किसी तरह नहीं टूट सकती है, वो दफ़ा 370 को समझते थे लोग। लेकिन उस चट्टान पे चोट पड़ी, हथौड़ा पड़ा तो उसको तोड़ दिया गया, तो लोगों की आस्था जो भी है और या जो आशाएँ हैं, वो भी कहीं तितर-बितर हो गई। और लोग अब मतलब जो अभी आप देखिए देश में कैसे हालात हैं। आप देखिए कि घुटन का माहौल कितना है, और अगर आप भी कुछ ज़्यादा करें जैसे बच्चों ने किया, और अब किस तरह उनको कहाँ-कहाँ से ढूँढ के निकाला जा रहा है, उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च किए जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स को त त परेशान किया जा लड़कियों रहा को है। रेप की धमकी दी जा ल रही दी जा रही है। वो केरला का एक बड़ा बच्चा है बीजेपी का। तो छोटे बच्चे भी तो की बात छोड़ें जो दिल्ली की सड़कों पर घूमते हैं लिंचिंग करने के लिए, उसमें कई लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये जो हालात है, इसमें डर का माहौल है। आपने आपने प्रदर्शन किया, एक लड़की ने 15 साल की लड़की ने मोदी जी की माँ के खिलाफ बोला, जो कि बिल्कुल वाजिब नहीं था, बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन आप देखिए कि इसकी शुरुआत किसने की? ये खुद मोदी जी ने इस तरह की बातें जब पब्लिक में कहीं, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने वो बातें कही जो उनके पद को शोभा नहीं देता है। तो एक 15 साल बच्ची से कि आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अब उससे माफ़ी मंगवा के आप कहते हैं कि फ्रेंड्स हमने माफ़ कर दिया। अरे भई आपको भी और आपके जो साथी हैं जिन्होंने वक़्त-वक़्त पर मुसलमानों को या माइनॉरिटीज़ को या किसी को पर्सनली
गालियां दी हैं, जैसे हम जैसे लोगों को। जी, जी, जी। तो इस डर के माहौल में कश्मीरी भी समझते हैं कि इस वक़्त आवाज़ उठाने की गुंजाइश मौजूद नहीं है, या अपने हुकूक के बारे में सड़कों पर आने की। ये ज़रूरी नहीं कि आप 370 की बहाली के लिए आइए। कई हुकूक होते हैं, कई ऐसी चीज़ होते हैं, पानी, बिजली, सड़क। तो इस चीज़ के लिए सड़क पर आने की मतलब वो हिम्मत तो जुटा पा रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि जब दिल्ली में पैलेट गन चले तो यहाँ तोपें चलेंगी। तो क्योंकि हमेशा अक्कासी होती है, जो एक शक्ल की तरह सेंटर में जो गवर्नमेंट है और जिसके हाथ में कश्मीर की बागडोर है, उसके विचारधारा को आंकते हैं कि क्या ये संवेदनशील है, क्या इनको कश्मीरियों की हमदर्दी है, या इनको परवाह नहीं है। तो आप खुद समझदार हैं, तो इस वक़्त लोग भी समझदार हैं, और ऐसे में 370 के वक़्त किस तरह हटाए वक़्त किस तरह यहाँ 6 महीने के लिए कितना दबाव डाला गया, कितना ज़ुल्म हुआ, लोगों को घरों में बंद कर दिया गया 6 महीने तक। इंटरनेट बंद था, बाहर निकलना बंद था, लेकिन लोगों ने उस वक़्त भी अक्लमंदी का मुज़ाहिरा किया परिचय कि दिया। उन्होंने कोई जी, कोई कोई ये नहीं की, नहीं तो बहुत ज़्यादा खून-खराबा हो सकता था, जैसा कि सेंटर को भी एहसास था और वो तैयार भी थे। लेकिन यहाँ के लोगों ने बड़ी अक्लमंदी का मुज़ाहिरा करके चुप रहने में ही और नॉर्मल जी, ज़िंदगी गुज़ारने में ही बेहतरी समझी, और जिससे खून-खराबा रुक गया। जी। जी। एक और आखिरी सवाल छोटा-सा, तो आधा घंटा हो ही गया है, लेकिन छोटा-सा, कि क्या जो हिंदू-मुसलमान के बीच लंबे समय से चल तो रहा है कि दोनों के बीच दूरियाँ हैं, चाहे राजनैतिक दूरियाँ हो या किसी वजह से खड़ी की गई हो। ढेर सारे कश्मीरी पंडित जो है बाहर चले गए। कहा जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों को वापस बसाया जा रहा है। ये भी कहा गया कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ के स्थानीय मुसलमानों ने बाहर किया। ये तमाम आरोप-प्रत्यारोप राजनैतिक हैं, क्या हैं, वो सब तो है ही। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अब कोई बड़ा प्रयास हो तो भी जम्मू-कश्मीर के बीच का जो रिश्ता है, वो सघन हो सकता है, मीठा हो सकता है, ये संभावना है क्या? और क्या कश्मीर के लोग, जैसा लोग अक्सर पॉलिटिकल पार्टी के खास करके बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस उनके घर में हम बसाएँगे। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या कुछ ज़मीन पे होता दिखाई पड़ रहा है? देखिए, पॉलिटिकल लेवल पे जहाँ तक बात है, वो हमेशा डिवाइड एंड रूल की बात रही है। अब जम्मू वालों को भी अब पता नहीं उकसाया जा रहा है, वो तो अंदर की बात है, लेकिन वो भी अब सड़कों पे आ रहे हैं, 1.5 डिस्ट्रिक्ट के लिए वो एक स्टेट मांग रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो जम्मू डिवीजन में सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कंसंट्रेशन ज्यादा है हिंदुओं की। बाकी आप पीर पंचाल चले जाइए, राजौरी चले जाइए, पुंछ चले जाइए, या चिनाब वैली चले जाइए, वहाँ ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है। अब किसको क्या स्टेट मिलेगा, 1.5 डिस्ट्रिक्ट को स्टेट मिलना चाहिए, अब वो बातें भी हो रही है जो स्टेट को तोड़ने की। एक अर्स्टवाइल स्टेट जो महाराजा हरि सिंह की थी, जो पहले ही पाकिस्तान ने दो फाड़ कर दी। अब उसके बारे में आप इन ये भी डेढ़ जैसे लद्दाखियों को 40,000 लोगों के लिए 30,000 लोगों के लिए एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया। अब शायद जम्मू में भी ऐसा ही कुछ हो, वो लोग भी सड़कों पर है, इधर से पंडित भी सड़कों पर है, वो अपने लिए होमलैंड मांग रहे हैं। लेकिन हम आम पंडितों को, जो हमारे भाई हैं, हम उनकी बहुत प्रशंसा करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना जुल्म सहा, अपना घर छोड़ना बहुत ही दर्दनाक बात होती है, पीड़ादायक, और बिल्कुल सही। उनके और उनके लिए ये काफ़ी सदमे की बात है, और साथ ही हमारे लिए भी सदमे की बात है। हम इकट्ठे, चाहे हमारी नई जनरेशन एक-दूसरे को न जानते हों, लेकिन हमने इकट्ठे जिया है, खाया है, पिया है, सोए हैं। तो हम लोग उनको व्होल हार्टेडली वेलकम कर रहे हैं, और वो लोग हमारे घरों में आ भी रहे हैं। अब ये जो पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है, अलग होमलैंड दे दो, हमें यूनियन टेरिटरी दे दो, वगैरह दे दो, ये देखिए इससे तो कुछ नहीं होगा। आप यूनियन टेरिटरी लेंगे, फिर 3 लाख के आस-पास लोग हैं, उनमें बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कभी कश्मीर नहीं आना चाहेंगे। ये गरीब लोग हैं, या जो ज़मींदार लोग हैं, जिनकी ज़मीनें छिन गई हैं, या जिनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है, वो यहाँ आने की बात करेंगे, वो यहाँ बसने की बात करेंगे। ये जो हो रहा है, ये मेरे ख्याल से सिर्फ एक पॉलिटिकल मशाल को, एक आग को जलाए रखने की बात है। इससे कुछ हासिल नहीं होगा, और न ही इससे कुछ प्रॉब्लम होगी। कश्मीरियों को कम से कम कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उनमें कश्मीरी पंडितों को भी गिनता हूँ। उनका अपना घर है, अपना देश है, आ रहे हैं, रह भी रहे हैं। कोई कई लोग निकले भी नहीं। वो अच्छी तरह यहाँ अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, और जो बाकी भी आने वाले हैं, या आने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए तो दरवाज़े खुले हैं, और ये
पीपल टू पीपल कांटेक्ट से ही हल होगा मसला। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। जब मैं अपने जी, हमसाये को एतमाद दूंगा, भरोसा दूंगा कि मेरी जिम्मेदारी पे तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी जान की हिफाजत की सौगंध खाता हूँ, तो आ जाओ, तो वो आएंगे। तो बाकी गवर्नमेंट इसमें कितनी भी सिक्योरिटी आगे पीछे करे, उसे कितने लोगों को सुरक्षा देंगे, कितने लोगों को एक बंद गेटों में बंद करके रखेंगे, उनके रोजगार का बिल्कुल, क्या होगा? उन्हें बाहर नहीं आना होगा बाजार में लेने के लिए, कितने लोगों के साथ? क्या इसराइल की तरह उनके आम लोगों को गन देंगे? क्या आप गन बिल्कुल लेके सही, घूमें? तो ये बिल्कुल चीजें सही। हैं जो हमारे देश में चल नहीं सकती। और एक ये भी है जलील भाई कि जैसे कश्मीर के पंडित या कश्मीर के लोग हमको भगा दिया गया कह रहे हैं। हम लोग जो बिहार के, उत्तर प्रदेश के और दूसरे प्रदेशों के लोग हैं, वो खुद अपना घर घर अपना अपना घर छोड़ करके आए हैं, दूसरे शहरों में बस गए, दूसरे राज्यों में बस गए। यहाँ भी गाली गलौज है। आप महाराष्ट्र में जानते हैं कि किस तरह से गाली गलौज, किस तरह से तमाम चीजें चलती है। तो क्या, वो तो हर जगह चल रहा है। कोई कोई खुशी से नहीं आ रहा है। हम लोग भी खुशी से घर छोड़ करके नहीं आए। हम लोग भी आए हैं जो खुशी से घर छोड़ करके नहीं आए। वो तो है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कश्मीर की तमाम बातें की। और फिर हम अगले सप्ताह सोमवार को ही आपसे वापस मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप थैंक तमाम यू, साथी थैंक जो यू, देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। कैसा लगता है कार्यक्रम, जरूर बताइए। धन्यवाद जलील भाई, धन्यवाद।